हेलो एंड वेलकम टू अनफिल्टर्ड क्लासेस। ये हमारा लास्ट लेक्चर है मोल कॉन्सेप्ट का। 11th जो हम सीरीज चला रहे हैं, आज में लास्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्पिरिकल फार्मूला एंड परसेंटेज कंपोजिशन। लास्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे कि मोल कैसे निकालते हैं एंड वेपर डेंसिटी तक हो गया था। आज स्टार्ट हम करते हैं अपना नया लेक्चर। टॉपिक है हमारा परसेंटेज कंपोजिशन। क्या टॉपिक है हमारा? परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन परसेंटेज कंपोजिशन की बात करें, परसेंटेज कंपोजिशन 3 टॉपिक इसमें हमको पढ़ना है। परसेंटेज कंपोजिशन, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला। पहला टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरा है ये पहला पढ़ना है हमको परसेंटेज कंपोजिशन। सेकंड हमको पढ़ना है एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में, एम्पिरिकल फार्मूला। तीसरा हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। 3 चीज़ हम इसमें आज पढ़ेंगे इस लेक्चर में। मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्वेश्चन इस पे आते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। पहला हम परसेंटेज कंपोजिशन। अच्छा, पहला हम एक टर्म जान ले। पहला परसेंटेज कंपोजिशन हम जान लें। परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन पहला है परसेंटेज बाय मास। पहला इसमें ए पार्ट अगर मैं डालूं परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय परसेंटेज मास के बारे में, मास ऑफ परसेंट। इसमें हम क्या लिखेंगे कि अगर मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो, क्या निकालना हो? मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट। मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट के बारे में बात करें तो ये किसके बराबर हो जाता है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम इनटू में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एटॉमिक मास से। किससे? एटॉमिक मास। डिवाइड कर देंगे हम मॉलिक्यूलर मास से, मॉलिक्यूलर मास। ये मास ऑफ एन एलिमेंट निकल जाएगा। परसेंटेज है इनटू 100 इस फॉर्मूले से। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, इफ़ नंबर ऑफ एटम 1 आ जाए, अगर नंबर ऑफ एटम, अगर मैं बात करूँ इफ़ नंबर ऑफ एटम 1 हो, अगर किसी एलिमेंट या एलिमेंट में नंबर ऑफ एटम 1 हो, तो एक चीज़ देखेंगे हम कि जो मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास वो किसके बराबर हो जाएगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। ये पॉइंट नोट करिएगा, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर मॉलिक्यूलर मास, अगर नंबर ऑफ एटम 1 हो जाए, अगर हम कहें नंबर ऑफ एटम 1 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर हो जाएगा? मिनिमम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला अगर हम कहें, थोड़ा सा डिफाइन कर दें एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में। एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में बात करते हैं तो लिखते हैं द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड express the simplest whole number, express the simplest whole number ratio, simplest whole number ratio of atom of various element present in one molecule of compound, the compound। क्लियर है? क्या सिंपल सी बात कहेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, तो आप बताना। सिंपल, ये होल नंबर रेशियो है। क्या है? ये होल नंबर रेशियो है। ये क्या है? होल नंबर रेशियो है। ये होल नंबर रेशियो है। सिंपल सी बात है। ये क्या है?
होल नंबर रेशियो की बात हम करते हैं इसमें, होल नंबर रेशियो की बात। कोई पूछे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, बताना बेटा कि होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस कर देना किसी एटम को, किसी मॉलिक्यूल और कंपाउंड में, इसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे अगर हम कहें, एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉरी एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हम बात करें, जैसे हम कहें H2O2, क्या H2O2, अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बेटा, जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं एक्चुअल में, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम कहें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हम कहेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है, 2:2 है। अगर हम कहें कि इसका एम्पिरिकल सिंपलेस्ट या होल नंबर, अगर हम कहें एम्पिरिकल फार्मूला, इसका एम्पिरिकल फार्मूला की बात करें तो क्या लिखोगे, इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1, तो हम कहेंगे इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, HO, क्या हो गया HO, HO क्या हो गया इसका एम्पिरिकल फार्मूला। क्लियर है, एक सेकंड, इसका सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा HO, तो ये क्या हो गया हमारा एम्पिरिकल फार्मूला, क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। ठीक है, बात क्लियर है क्या। तो सिंपल दो चीज़ें हैं, यहाँ से एक चीज़ हम नोट करेंगे, सिंपल क्या कि एम्पिरिकल फार्मूला हमें बताता है क्या, सिंपलेस्ट होल नंबर। अगर कोई पूछे मॉलिक्यूलर फार्मूला तब क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करूं तो ये बताएगा एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन, कहाँ, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में। क्लियर है क्या, दो चीज़ अच्छे से डिफरेंस है। होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन अगर बात करूं तो क्या होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी डेफिनेशन कभी कभी स्कूल में पूछा जाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे हम इसमें। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड represent the actual number of atom present in compound। हमने बताया एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जितना प्रेजेंट हो, फॉर्मूला रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ कंपाउंड। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक रिलेशन अगर हम जान लें, एक नोट करने की बात है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला MF, सीधे बोलेंगे MF इज इक्वल टू N इंटू EF। EF क्या होता है, EF होता है बेटा, EF होता है हमारा, अभी तो बताया था एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे N क्या है तो लिख लेना, यहाँ पे N इज इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट। तो यहाँ N क्या है, नेचुरल नंबर, N इज नेचुरल नंबर। N जीरो नहीं हो सकता क्योंकि भाई बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला जीरो का हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। क्वेश्चन जो आता है, अब देखें जो इम्पोर्टेंट है, जो काम की एकदम बात है, क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, डायरेक्ट यही क्वेश्चन आएगा, यहाँ तक कि नीट और जेईई में क्वेश्चन आते हैं। फाइंड आउट द, क्या निकालना है, फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन ग्लूकोज। कहाँ बेटा, क्या निकालना है, हर एलिमेंट का क्या निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट निकालना है। ठीक है,
तो हम अभी बताए थे जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं C6H12O6 C6H12O6, ठीक है। अब इसमें हम पहले निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन। परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होता है, हम कहेंगे परसेंटेज नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसमें 6 कार्बन के, इनटू में 12 एटॉमिक मास, डिवाइड किससे करते थे बेटा, टोटल मॉलिक्यूलर मास, इस फॉर्मूला का तो 180। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा 40%, मतलब इस कंपाउंड में कार्बन 40% है। इसी तरह परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने बेटा 12 इंटू 12, और इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूँ तो इसका 1 इंटू में डिवाइड करेंगे 180 से, ये आ जाएगा हमारा 6.67%। ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात करता हूँ, तो ऑक्सीजन कितना एटॉमिक मास 6 इंटू में, अगर हम बात करें नंबर ऑफ एटम की 6 डिवाइड करेंगे होल 180 से, तो हमारे पास आ गया 53.33%। क्लियर है क्या? ये इस तरह हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम बात करें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो टाइप 1 हो गया। टाइप 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन है टाइप 2 का। टाइप 2 की मैं बात करूं, क्वेश्चन टाइप 2 है पहला, इन अ कंपाउंड एक्स, मान लेते हैं इन अ कंपाउंड एक्स, कोई कंपाउंड है एक्स, इस 75.8%, एक्स कंपाउंड 75.8% है, एंड वाई इज 24.2% है, बाई वेट, ठीक है। इफ एटॉमिक वेट ऑफ एक्स, अब एटॉमिक वेट भी दिया है, इफ एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई का एटॉमिक बेस, इफ एक्स एंड वाई आर 24 एंड 16 आर 24 एंड 16, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या निकालना हमें, कैलकुलेट इंपीरिकल फॉर्मूला, क्या निकालना है, कैलकुलेट ईयर, बस बेटा याद रखना ये क्या निकालना है, इंपीरिकल फॉर्मूला। अब जो मैं स्टेप बता रहा हूँ बच्चों, बस वही फॉलो करना है और इंपीरिकल फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, कैसे निकलता है देखते हैं, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। क्या करना है, हमको एक सिंपल टेबल बना लेना है, जैसे एक सिंपल हम टेबल बना लिए। सिंपल क्या करना है, पहला स्टेप टेबल बनाना है। ठीक, पहले बॉक्स में हमें लिखना है एलिमेंट, क्या लिखना है, एलिमेंट। सेकंड में हमें लिखना है परसेंटेज जो दिया हो। तीसरे में लिखना है हमें एटॉमिक वेट गिवन है। फिर चौथे में परसेंटेज को डिवाइड कर देना है, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक वेट। फिर उसके बाद सिंपलेस्ट रेशियो, और लास्ट में हमें रेशियो लिखना है। ऐसे ही टेबल बनेगी बेटा। अब हमें अब जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट एक्स दिया है, दूसरा एलिमेंट वाई। एक्स का परसेंटेज दिया है 75.8, वाई का दिया है 24.2, ठीक है। एटॉमिक वेट इसका 24, इसका 16 दिया है। परसेंटेज को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से, 75.8 डिवाइड बाई 24, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.1। इसी तरह 24.2 को हम डिवाइड करेंगे 16 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.5।
अब सिंपलेस्ट रेशियो जो सिंपलेस्ट, अब हम ये जो 3.1 है इन दोनों में जो छोटा वैल्यू होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। 1.5 को डिवाइड, ये आ जाएगी वैल्यू 2, और 1.5 को हम डिवाइड करेंगे तो 1, रेशियो आ गया 2, और इसका रेशियो आ गया हमारे पास 1। तो अब इसके आगे क्या करना है, बस सिंपल। तो एम्पिरिकल फार्मूला की बात हम करें तो x लिखना है, y लिखना है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो x2y1, x2y1 ये तरीका है, ये हमारा आया x2y1, ये हमारा क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन था, इस पे आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ ट्राई करिएगा। ये बेस्ट मेथड है, टेबल मेथड, जिससे हम एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। सेकंड, एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन 2 फॉर योर होमवर्क, आप लोग ट्राई कीजिएगा। ऐसे क्या निकालना है, इफ x दिया है, सीधा लिख रहे हैं, x दिया 52.8, x दिया है 52.2%, y दिया है, सॉरी इसमें कार्बन दिया है, एलिमेंट का नाम दिया है, सॉरी कार्बन दिया है 52%, हाइड्रोजन दिया है 13%, ऑक्सीजन दिया है 34.8%, ठीक है। इसका वेट भी दिया है, अगर हम वेट यहीं पे लिख दें, वेट रिस्पेक्टिव वेट दिया है, क्या वेट दिया है 12, 1 एंड 16, ठीक है। हमें निकालना क्या है, फाइंड आउट एम्पिरिकल फार्मूला, जैसे बच्चों अभी बताया टेबल मेथड से, आप लोग उसी के मेथड से करना है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर कि अब इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, इस चैप्टर में इक्विवेलेंट वेट के बारे में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्विवेलेंट वेट। क्या पढ़ना है बेटा, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ना है, इक्विवेलेंट वेट के बारे में पढ़ना, इक्विवेलेंट वेट के बारे में हमको पढ़ना है। नया टॉपिक क्या होता है इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट का इक्विवेलेंट वेट को सिंपल हम बात करें, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, EW का मतलब इक्विवेलेंट वेट होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एटॉमिक वेट को अगर हम डिवाइड कर देंगे वैलेंसी फैक्टर से, वैलेंसी फैक्टर, या इसी को हम बोलते हैं कभी कभी एन फैक्टर। क्या बोलते हैं, एन फैक्टर, बता रहा हूँ बेटा। जैसे अगर हमको निकालना है इक्विवेलेंट वेट, फॉर एग्जांपल, अच्छा थोड़ा सा वैलेंसी फैक्टर के बारे में बता दें, वैलेंसी फैक्टर के बारे में बेटा जान लो, या एन फैक्टर। अगर एसिड होगा, एसिड के लिए हम नंबर ऑफ H+ काउंट करेंगे, नंबर ऑफ H+ आयन। अगर बेस होगा तो नंबर ऑफ OH- आयन देखेंगे, नंबर ऑफ OH- आयन देखेंगे, ठीक है। अगर इन केस सॉल्ट होगा तो हम टोटल नंबर ऑफ आयंस लेंगे, कैटायन और एनायन दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट वेट, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 निकालना, एसिड है तो हम इसका इक्विवेलेंट वेट की बात करें तो अभी हम लिखे थे, तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला हमने बताया एटॉमिक वेट मतलब, या हम कहें मॉलिक्यूलर वेट, इसका पूरा आ जाएगा 49, हाँ इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 वेट ऑफ तो हो जाएगा। तो ये अगर हम बात करें इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H+ एंड
इक्विवेलेंट वेट ऑफ इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, एक सेकेंड, अगर हम इक्विवेलेंट वेट H2SO4 का निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा? इक्विवेलेंट वेट किसका? H प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4 2 माइनस, इनका कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस ये इसका आ जाएगा 49। तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया? 49। क्या आ गया? सॉरी 49, 48 प्लस 41, इक्विवेलेंट वेट क्या आ गया हमारे पास? 41 प्लस 49। ठीक है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कि H2SO4 का हम मॉलिकुलर वेट निकाल लेते हैं, तो H2SO4 में हम काउंट क्या कर सकते हैं? अल्टरनेटिव मेथड, ये दूसरा मेथड है। अल्टरनेटिव मेथड की बात करूं तो हम ऐसे निकालेंगे, कैसे? 1 इंटू 2 प्लस सल्फर 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक मास इंटू में 4, इसको करेंगे तो आ जाएगा 98। डिवाइड कर देंगे 98 को हम किससे? नंबर ऑफ H प्लस। H2SO4 जब डिसोसिएट होता है बेटा, तो H प्लस 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस में डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ H प्लस 2, तो 98 डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया हमारा 49। क्या आ गया? 49। ठीक है, क्लियर है? इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा थोड़ा ग्राम इक्विवेलेंट की बात करें तो हम सिंपल क्या करेंगे? ग्राम इक्विवेलेंट, एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की भी बात कर ले। ग्राम इक्विवेलेंट में हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट इन ग्राम, इसमें लेना है इन ग्राम, डिवाइड कर देंगे ई क्या है यहाँ पे? ई, या हम कहें कि सिंपल अगर हम बोलें तो, या फिर दूसरा फॉर्मूला हम कहें, एक सेकेंड, इसका मैं दूसरा फॉर्मूला करूँ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को निकालेंगे वेट इन ग्राम इनटू में वैलेंसी फैक्टर अपॉन में क्या करेंगे? अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, इतना चीज कर देंगे। क्लियर है क्या? एक ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है। ठीक है, ये हमारा ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एटॉमिक वेट निकालने का फॉर्मूला, अगर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है तीसरा एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट हम कैसे निकालते हैं? एटॉमिक वेट का निकालने का फॉर्मूला AW से लिखें। एटॉमिक वेट को हम AW से बताएंगे, तो इक्विवेलेंट वेट इनटू में n फैक्टर कर देंगे। क्लियर है क्या? या हम वैलेंसी फैक्टर कर देंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू n फैक्टर कर देंगे तो एटॉमिक वेट निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यहाँ पे ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं। नेक्स्ट अगर हम अब इसमें हम थोड़ा सा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लॉज के बारे में देख लेते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, पहला हमारे पास है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, या हम कहें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जान लें। दो, पहला इट वाज गिवन बाय लेवेसियर, एक साइंटिस्ट है, एंड लैंडोल्ट ने दिया था। कभी कभी पूछ लेता है किसने दिया, लेवेसियर एंड लैंडोल्ट ने दिया था। एक्चुअल लैंडोल्ट ने इसको प्रूफ किया था। होता क्या है? सिंपल होता क्या? स्टेट सिंपल लिख रहे हैं, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू होता है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बस सिंपल सी बात है,
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर हो, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का। यही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिंपल, जैसे एग्जांपल अगर हम कहें H2 + Cl2 गिव्स 2HCl, ठीक, एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं। तो हाइड्रोजन का मास यहाँ पे 2 + Cl2 का हम 35.5 इंटू में 2 किया जाएगा हमारा 73 ग्राम। ठीक, इधर 2 इंटू में हाइड्रोजन का 1 + 2 इंटू 35.5 किया आ जाएगा 73 ग्राम। मतलब इधर भी बराबर और इधर भी बराबर। तो लॉ ऑफ मास क्या बोलता है हम कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, बी। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन की बात करता हूँ। ये क्या है, इट वाज गिवन बाई, पहला इट वाज गिवन बाई प्राउस्ट। कौन दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। क्या बोला था, इसके डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a compound can be obtained from different source, but the ratio of each component of each component by weight remain same। क्या होगा, remain same। it does not depend on the method of its preparation, ठीक, मतलब इस लॉस का मतलब ये है कि अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट बट द रेशियो ऑफ ईच कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम होगा। कहाँ से लिया गया है, कहाँ से प्रिपेयर, ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इन केस हम कहें कि वाटर H2O है, क्लियर है। अब H2O में भी सी वाटर हो सकता है, सी वाटर, टाइप वाटर, रिवर वाटर, या हम कहें कि गंगा जल ETC। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन H2 और O का जो रेशियो आएगा 2:16, मतलब 1:8, ये फिक्स होगा। क्या होगा, 1:8 क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, ये रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा हमेशा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर है, क्या क्लियर है। वाटर है लेकिन हमेशा जब वाटर बनेगा तो रेशियो हमेशा क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ये हमारा है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है नेक्स्ट टॉपिक हमारा। कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन। इट वाज गिवन बाय जॉन डाल्टन ने दिया था। क्या बोला था, according to this if two element combine to form more than one compound
compound, then the different then the different mass of one element which combine fixed mass of other element bear a simple ratio to one another. मतलब अकॉर्डिंग टू इस लॉ का मतलब था कि इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मान लेते हैं दो एलिमेंट कंबाइन होकर दो अलग बना रहे हैं कंपाउंड, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो में ही रहेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल N2O, ऑक्साइड ऑफ N2O की बात करें, NO, N2O3। अब यहाँ पे हम रेशियो की बात करें N2O की तो 28:16, यहाँ पे 14:16, यहाँ पे 28:43। ठीक है, अगर इसको हम सिंपलेस्ट रेशियो में 48, अगर हम सिंपलेस्ट रेशियो में देखें इसको, हम अगर हम सिंपल करें 14:8 या 7:4, इसको हम करें 7:8, इसको हम अगर हम करें 2 से 14, 24, 7, 12, यहाँ पे देखें नाइट्रोजन इसमें भी 7 के रेशियो में, इसमें भी 7 के रेशियो में, 7 के रेशियो में। मतलब क्या, इससे बनने वाला ऑक्साइड, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड होंगे उसमें नाइट्रोजन का रेशियो क्या होगा, 7, 7, 7। क्लियर है क्या, यही होता है, क्योंकि देखो एक ही एलिमेंट फिक्स्ड मास है, उससे अदर बन रहे हैं, लेकिन इसका रेशियो क्या है, सेम, विच बियर सिंपल रेशियो ऑफ वन अनदर। यही बोला है ना, मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन फिक्स्ड मास ऑफ अदर। ये फिक्स्ड मास है ऑफ बियर अ सिंपल रेशियो। क्लियर है क्या, क्लियर है। ठीक, इसमें नाइट्रोजन का मास फिक्स्ड है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये एग्जाम्पल था हमारा। क्लियर है क्या, ठीक। नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, डी वाला है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम ये है, कौन दिया था, इट वाज गिवन बाय गेलुस्को ने दिया था, क्लियर है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ in a gaseous reaction reactant are always combined in a simple ratio by volume and form a product which is simple ratio by volume, at same temperature and pressure, क्लियर है क्या, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि हाइड्रोजन H2 गैस फॉर एग्जांपल
सिंपलेस्ट रेशियो में, सिंपलेस्ट वॉल्यूम के रेशियो में 2HCl क्या बना 2HCl। ठीक, यहाँ पे रेशियो 1 वॉल्यूम, यहाँ पे भी 1 वॉल्यूम, यहाँ पे 2 वॉल्यूम। तो स्टोकियोमेट्री की बात करें, स्टोकियोमेट्री की बात करें हम यहाँ पे 1 1 और 2, तो सिंपल इसका रेशियो आ गया, सिंपल रेशियो हमारा आ गया क्या, सिंपल रेशियो आया 1:1:2, 1:1:2। क्लियर है क्या, ये हमारा सिंपल रेशियो आ गया। ठीक है, बात समझ में है। ये हमारा था चौथा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पांचवा लॉ हम देख लेते हैं। पांचवा लॉ एवोगैड्रो लॉ, ये पांचवा है हमारा एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस equal volume of all gases contain equal volume of all gases contain equal number of molecule at same temperature and pressure। एवोगैड्रो ने बोला कि अगर वॉल्यूम सेम होगा, इक्वल वॉल्यूम पे इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, गैस चाहे जो हो। जैसे अगर हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल H2 plus Cl2 गैस गिव 2HCl गैस। ठीक है, वन वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम इसमें n मॉलिक्यूल होंगे, इसमें n मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, इसमें 2 मॉलिक्यूल होंगे, 2n मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ, अगर हम एटम तो 1/2 ये आ गया। अगर हम वन एटम पे 1/2 एंड 1, तो हम बोलेंगे कि एक एटम पे इसका वॉल्यूम 1/2 मॉलिक्यूल, ये भी 1/2 मॉलिक्यूल 1 एटम पे, ये किसके बराबर आ जाएगा 1 मॉलिक्यूल। ये 1 एटम लेंगे ना, 1 एटम। ठीक है, मतलब इक्वल वॉल्यूम कंटेन करेगा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे लॉस पूरे खत्म हो गए। ठीक है, और इस तरह हमारा चैप्टर खत्म। ठीक, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस जो है हम टेलीग्राम लिंक में हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोग को, इससे क्वेश्चन कंप्लीट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, चैप्टर क्या हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। सिंपल आपको बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है। कंटेंट बच्चों बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। एक बार आप बिलीव करके इसको देख लीजिए। कंटेंट में आपको कोई कमी नहीं है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, फिर भी इस पर हम लोग लगे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ी सी आप लोग की हेल्प चाहिए। आप लोग बस इस वीडियो को शेयर करिए और अपने दोस्तों को प्लीज़ इसको बोलिए कि देखें, बहुत अच्छा कंटेंट है, इससे बाहर नहीं आएगा। जो कुछ क्वेश्चन होंगे हम प्रैक्टिस के लिए दे देंगे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, थैंक यू। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।